और लेकिन आज़ादी हासिल होने के बाद सचमुच देश की शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार का एक मौलिक परिवर्तन होना चाहिए था, हम वह मौलिक परिवर्तन नहीं कर पाए। यदि कोई यह दावा करता है कि नहीं हमने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही आधुनिक बना दिया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कैसी आपकी शिक्षा व्यवस्था है कि 67 वर्षों की आज़ादी के बाद भी, 67 ईयर्स हो गए, इस आज़ादी के बाद भी आज हिंदुस्तान में परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, मैं परफेक्ट एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, परफेक्ट एजुकेशन की बात तो मुश्किल 7% निकलेंगे, 8, 10, 15, 20 कितना निकलेंगे, वह परसेंटेज हमारे पास नहीं है। परसेंटेज ऑफ लिटरेसी भी अप्रॉक्सीमेटली 64% या 65%, यही है ना, यही है। क्या इसी हमको एजुकेशन सिस्टम चाहिए? किताबुल हिंद, अलबरूनी ने यह पुस्तक लिखी है और अलबरूनी की उस पुस्तक को मैंने पढ़ा भी है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद में इस बात की चर्चा की है कि भारत में हर व्यक्ति शिक्षित था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कोई जाकर उस समय के एजुकेशन सिस्टम पर जो भी पुस्तकें हैं उठाकर उनको यदि पढ़े तो यह देखेगा समाज के सभी वर्गों के लोग। यहां पर तो कहा गया, माने जब अंग्रेज आए, कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राचीन भारत में शिक्षा दी जाती थी, ऐसा नहीं था। झाड़ू लगाने वाला भी जो व्यक्ति है उसको भी, जो भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का तो मैंने देखा, पढ़ा हुआ है, जो भी एजुकेशन के संबंध में जानकारी है, वहां पर झाड़ू लगाने वाले परिवारों, जिनको कि आज की जो भी कहते हैं वाल्मीकि समाज अथवा जो भी, उन सब वर्गों के भी छात्र उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो कॉलेज थे उसमें पढ़ते थे। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी थी कि समाज का हर व्यक्ति उस समय शिक्षित था, और आज क्या हालत हो गई है। तो इन कारणों की भी तलाश करनी पड़ेगी कि हम जिस स्तर का ज्ञान देना चाहते हैं, जिस स्तर का हम विज्ञान देना चाहते हैं, क्यों नहीं हम दे पा रहे हैं। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है, सिलिकॉन वैली में चले जाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, उसके ओनर जो है इंडियंस हैं। हो सकते हैं ऐसे कुछ गिने चुने लोग, उनके ऊपर हमें नाज भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन ऐसे केवल इने गिने लोग ऐसे बने, हम ऐसा नहीं चाहते। मौलिक चिंतक बनने चाहिए, केवल ज्ञानी नहीं बनने चाहिए। आज की शिक्षा व्यवस्था सचमुच चिंतक नहीं बना रही है, थिंकर जो बनने चाहिए थिंकर नहीं बना रही है। ज्ञान तो है, लेकिन जैसे चिंतक होने चाहिए। मैं कहता हूं सब छोड़ दीजिए, कर्नाटक के रहने वाले गणेश जी हैं, आज भी मैं कह सकता हूं कि पुराने जो वहां के साहित्यकार रहे होंगे, वो साहित्यकारों ने जो पुस्तक लिखी होगी और उसके अंदर जिस प्रकार का थॉट होगा, जिस प्रकार की थिंकिंग होगी, शायद आज लिखने वालों के द्वारा जो पुस्तक है उसमें वह थिंकिंग और वह थॉट और वह डीपनेस, वह गहराई, आज वह आपको देखने को नहीं मिलती। इधर मैं उत्तर भारत के लिए मैं बात करूं, यहां पर भी वही स्थिति है। कहां हजारी प्रसाद, कहां मैथिली शरण गुप्त, कहां सुमित्रानंदन पंत, कोई ये बतला दे। कोई आप पढ़ते हो कहीं कविता कुछ, यदि आप लोग तो देखते होंगे, शिक्षक समाज के। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है, सबसे बड़ी विशेषता, कि हमारे प्राचीन काल में भी भारत की शिक्षा व्यवस्था का राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन, हमारे पूर्वजों ने नहीं होने दिया था। राजा बदलते रहे होंगे, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया। जो हमारी ज्ञान और विज्ञान की जो परंपरा थी, उस परंपरा को ही और आगे बढ़ाने का काम, जो धरोहर थी उसको आगे बढ़ाने का काम ही किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं किया। लेकिन पश्चिम में हेनरी एथ, 8वीं हेनरी एथ के समय से ही मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी जगत में शिक्षा के राजनीतिकरण का सिलसिला प्रारंभ हुआ। और आपने देखा कि लगातार तब से क्या क्या हो रहा है, मार्क्सवादी शिक्षा, लेनिनवादी और इनकी विचारधारा, उनकी विचारधारा, ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ सारी विचारधाराएं पढ़ाई जाती हैं, हमारे यहाँ सारी विचारधाराएं पढ़ाई जाती थी।
लेकिन आज़ादी हासिल होने के बाद जिस तरीके से डीसैफ्रनाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम हमारे देश में प्रारंभ हुआ, क्या हुआ? महाराणा प्रताप को, सरदार भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को, और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, गुरु गोविंद सिंह, इन सब सारे लोगों के बारे में जो एक बार पुस्तक छपी थी, आप लोगों ने देखा होगा, एनसीईआरटी की, मालूम है आपको क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? आतंकवादी। कौन राजनीतिकरण कर रहा है? तो आजाद भारत में सब सारी चीजें हो रही हैं। तो शिक्षक प्रकोष्ठ जो हम लोगों ने बनाया, तो सचमुच यह सब सारे चैलेंजेस हमको सामने दिखाई दे रहे थे, उनको देखते हुए बनाया है। और मैं कह सकता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में एक मौलिक परिवर्तन होना चाहिए। यह सोच है भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए शिक्षक प्रकोष्ठ पहली बार बना है। इसके पहले कभी भारतीय जनता पार्टी में शिक्षक प्रकोष्ठ नहीं हुआ करता है। यह बात सच है कि शिक्षक प्रकोष्ठ बनने के बाद बहुत ही जल्द चुनाव इस समय हम लोगों के सिर पर आसन्न हो गए हैं, और उस चुनाव में भी हमको भूमिका निभानी है। तो एक गहन चिंतन और मनन के बाद जिस प्रकार की हमको एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, शायद हम इतनी जल्द उसको न तैयार कर पाएं। लेकिन चूंकि हम सब शिक्षक हैं और बहुत ही अस्थाई भाव से, घबराने वाले नहीं हैं लोग, बहुत ही अस्थाई भाव से अपना काम करने वाली यह समुदाय है, तो आगे भी हमको इस काम को करना है। यह लक्ष्य हम लोगों के सामने होना चाहिए। आपका काम, शिक्षक का काम केवल लोगों को ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि एक समाज सुधारक की भी भूमिका निभा सकता है, और भारत की राजनीति को परिष्कृत करने का काम, भारत की राजनीति को भी ठीक करने का काम है, लोगों के अंदर एक चेतना जागृत करने का काम यह हमारा शिक्षक समुदाय कर सकता है। आप चले जाइए कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी भाग में चले जाइए, शायद कोई ऐसी आपको जगह नहीं मिलेगी जहां पर कोई न कोई शिक्षक न आपको मिल जाए। तो राजनीति के परिष्कार का काम जो हमको करना है, आप उसको कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म, उसमें भी शिक्षक अपनी भूमिका निभा सकता है। तो उस दृष्टि से हमको लगता है कि आप लोगों ने भी यह महसूस किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा एक इस देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि यह सब सारा काम कर सकती है। इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। तो मैं कहता हूं, कोई एमएलए बने, एमपी न बने, कुछ मिले अथवा न मिले, कम से कम जीवन में किसी न किसी हद तक यदि आपको कामयाबी इसमें हासिल हो जाती है कि आप इस दृष्टि से कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, कुछ योगदान कर पाते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। जीवन की सार्थकता इसी में है। मुझे लगता है कि इसको करने की जरूरत है। अब जैसे आगामी चुनाव है, चुनाव में विजय हासिल करना हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य है, और आप लोग यदि राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं समझता हूं कि जो आगामी चुनाव है उसमें हमको अपनी भूमिका भी निभानी पड़ेगी। क्या हम ऐसा फैसला नहीं कर सकते कि हम जहां के हैं, जिस प्रदेश के हैं, हम केवल एक ही संकल्प करेंगे कि हम एक सूची तैयार करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे हमारे अध्यापक हैं, तो 10-10, 55 बूथों के ऊपर 1-1, 2-2 अध्यापक तय कर दिया कि भाई आप 1.5 महीने 2 महीने तक आप अपना रोल प्ले करो, जनता के बीच जाओ। कुछ बूथ पर भी यदि वहाँ के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होंगे, इंटरमीडिएट कॉलेज के टीचर्स होंगे, उनको भी आप खड़ा करिए और कह दीजिए कि उसके प्रति एक सम्मान होता है शिक्षक के प्रति। जनता के बीच जाएगा तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों की अपेक्षा लोग उसकी बातों को ज़्यादा गंभीरतापूर्वक लेंगे। एक यहाँ से संकल्प लेकर जाइए कि हम सभी जगह, सारे देश की सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बूथों के ऊपर भी कम से कम 1-1 शिक्षक हम खड़ा कर देंगे। लक्ष्य 100% का रखिए, नहीं होता है 70% अचीव कीजिए, 60% करिए, 80% करिए, कुछ करिए। और यदि आपकी अपने राज्यों से रिपोर्ट यदि यहाँ आ जाती है कि हमने अपने राज्य में इतना करने में कामयाबी हासिल कर ली, एक डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर तय कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर तो सभी जगह तय कर देगा,
नहीं कर सकते हैं तो ग्राम केंद्र, शहर केंद्र, यानी 10-10, 15-15 बूथों पर एक व्यक्ति तय कर दीजिए। वह भी नहीं कर सकते हैं तो ब्लॉक में तय कर दीजिए कि हमारा एक शिक्षक रहेगा, वो शेष सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करेगा। डेवलपमेंट ब्लॉक है, कर सकते हैं। गांव के स्तर पर नहीं करते, न्याय पंचायत स्तर पर एक टीचर तय कर दीजिए, उसका नाम भेज दीजिए, उसका नाम भेज दीजिए। यहां से मैं कुछ लोगों को बैठाऊंगा, कभी हम लोग भी उठाएंगे किसी का मोबाइल नंबर, उससे भी बात कर लेंगे, तो उसे लगेगा कि नहीं केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति हमसे सीधे बातचीत कर रहा है, तो पार्टी के साथ सीधे वो जुड़ेगा। और ऊपर वाले यानी विधाता, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसके संकेत को भी हमको समझना चाहिए। 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए। इन 5 राज्यों में आपने देखा कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ही सफलता हासिल की है। दिल्ली में ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी हमको नहीं मिल पाई है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम इमर्ज होकर आए हैं। यहां की चुनौती बड़ी थी, फिर भी आए हैं। और कांग्रेस को मिजोरम एक राज्य मिला है, लेकिन ठीक है, मिल गया, कोई आपत्ति नहीं है इस पर, क्योंकि जब 4 खिलाड़ी दौड़ते हैं उसमें यदि कोई एक जीत जाता है तो शेष को कंसोलेशन प्राइज तो देनी ही पड़ेगी। तो इस देश की जनता ने उनको दिया, क्योंकि हम यदि सचमुच भारतीय जीवन मूल्य यानी हमारी जो भारतीय जो वैल्यूज हैं उनके प्रति यदि आस्था रखते हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, अथवा वो हार जाने के कारण डिमोरलाइज हो जाए, तो हम चाहेंगे नहीं। तो देश की जनता ही नहीं चाहती है, इसीलिए मिजोरम जिताकर एक कंसोलेशन प्राइज दिए उन्हें। और यहाँ तो हमारी उत्तराखंड में रैली थी, मैंने कहा यहाँ 40 के शायद ऊपर थे। कितने विधायक कांग्रेस के पिछली बार थे यहाँ दिल्ली में? 40 या 42 थे, कांग्रेस के 43। हमारे 23 थे ना, हाँ कांग्रेस के 43, कांग्रेस के 43 थे, 8 पे आ गए। और आपने इस बार देखा 8 हैं कि एक सफारी गाड़ी में बैठा दीजिए सब विधानसभा को। पार्टी राजस्थान में अरे बड़ी विचित्र बात आई है, 8 में 4 तो मुसलमान, 2 नहीं वो सभी जात सभी वर्गों के लोग, कोई नहीं आया। सभी जात सभी वर्गों के लोग होने चाहिए। तो और सब ठीक ठाक है, तो मुझे बस आप सबको